और चलिए आज की हम पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर कौन सी है, नजर डालिए। आतंक की आटा चक्की। जी हां, यह सबसे ताजा मामला है। किस तरह इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दिल्ली में धमाके के बाद ये आग 10 नवंबर 2025 की अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन आतंकी आटा चक्की का ये कनेक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस धमाके ने देश की राजधानी दिल्ली को दहला कर रख दिया, अब पता है उसका बारूद एक आटा चक्की में पिसा गया था। यानी कि विस्फोटक को बारूद और बम में बदलने के लिए आतंकवादियों ने आटा चक्की का इस्तेमाल किया। जी हां, इसलिए यह इंपॉर्टेंट थी, कड़ी को जोड़कर आपको दिखाएं। और इंपॉर्टेंट यह है कि इसके जरिए कहना क्या चाह रहे थे और कैसे तैयारी और किस किस की भूमिका रही, ये आगे सब कुछ बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको हम दिखा देते हैं आतंकवादियों के चेहरे। ये नजर डालिए, ये 4 चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं। इन चेहरों को गौर से आप देख लीजिए, इन पर नजर डालिए, जिनमें डॉक्टर उमर तो आत्मघाती हमले में शामिल था, लेकिन उसके साथ ही डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल और मौलवी इरफान का भी इसमें बड़ा किरदार था, बड़ा रोल था। अब अगली तस्वीर पर नजर डालिए जल्दी से। इनमें टेरर की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन, ये जो आपको नजर आ रही है, इसको देख लीजिए। अब आपको बता दें, कल ही 10 दिनों के लिए एनआईए के रिमांड में इसे भेज दिया गया, क्योंकि यही डॉक्टर शाहीन आतंकवादियों की ऐसी फौज बनाने में लगी थी जो देश को दहला सके। और मसूद अजहर की आतंकी कमांडर शाहीन मिशन काफिर पर थी। नाम भी रखा गया था मिशन का काफिर, और जिसका इशारा क्या सरहद पार से आया था, ये इंपॉर्टेंट है। बनने वाली थी लेडी डॉक्टर की टेरर टीम, होने वाले थे धमाकों पर धमाके। बुरके के पीछे वो मंसूबा छिपा था जो हिंदुस्तान में तहलका मचा दे। मसूद अजहर ने भड़काया और आतंक की बुरका ब्रिगेड खड़ी होने लगी। कमांडर बनी डॉक्टर शाहीन, जो एक दो नहीं अपने जैसी सैकड़ों महिलाओं को आतंक की भट्टी में झोंकने का खाका तैयार कर चुकी थी। और अब आतंक की जो शाहीन की फिदाइन फैक्ट्री है, इसका कनेक्शन क्या है, जरा आपको कर देते अपडेट। नजर डालिए खास बातें क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर शाहीन की चैट से आतंकी मंसूबों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अब सूत्र क्या बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और उसका आतंकी टेरर नेटवर्क डॉक्टर्स की छोटी छोटी टीम बनाने में लगा हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे मेंबर की अलग टीम होती है, उसी तर्ज पर डॉक्टर शाहीन भी टीम बनाने में लगी हुई थी। डॉक्टर शाहीन को 5-5 लोगों की टीम बनानी होती थी और ऐसी हर टीम का एक टीम लीडर बनाया गया था। टीम लीडर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी एचओडी को दिया गया और शाहीन के प्लान के मुताबिक वो सिर्फ एचओडी से ही बात करती। टीम के बाकी 4 सदस्यों से शाहीन नहीं बल्कि एचओडी बात करता था। इसके पीछे मकसद था आतंकी नेटवर्क को बचाए रखना, क्योंकि टीम में अगर कोई एक सदस्य पकड़ा जाता तो एजेंसियों के सामने पूरा आतंकी नेटवर्क या आतंकी प्लान एक्सपोज नहीं होता, क्योंकि एक टीम के बारे में दूसरी टीम को कुछ नहीं पता था। ना ये लोग एक दूसरे के नाम जानते और ना कभी मिलते थे। यानी शाहीन स्लीपर सेल की तरह डॉक्टर सेल भी तैयार कर रही थी। ये खुलासा बड़ा। इसके अलावा शाहीन मिशन काफिर पर भी काम कर रही थी, और इसके लिए शाहीन ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तलाश में थी जो कि 14 से 18 साल की हों, गौर करिएगा, और तलाकशुदा या फिर परिवार से दूर रहती हो, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें मानव बम आसान बना देना होता था। और ऐसी लड़कियों की खोज और ट्रेनिंग का काम शाहीन का ही था, इसकी जिम्मेदारी थी। अब एजेंसियां शाहीन की टीम और उसके नेटवर्क को अब खंगालने का काम कर रही हैं बाकायदा। तो भड़काऊ बयान आपने सुना, कुछ और डिटेल्स और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना बेहद अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। आइए जरा आप सभी तक हम वो तस्वीरें पहुंचा देते हैं और कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ जानकारी पहुंचा देते हैं। नजर डालिए। ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद आतंकी मसूद भले ही औरतों को आतंकी बनाने में लगा हो, लगातार डटा हो, लेकिन उनके गुर्गे जो हैं घर में ही बम बना रहे थे, बम तैयार कर रहे थे घर में ही। और यह तस्वीर उस मशीन की है जिस वक्त अब देख रहे हैं आप, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल विस्फोटक तैयार करता था। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए ये आटा चक्की है और ग्राइंडर मशीन है जिसे एजेंसियों ने जब्त कर लिया है, और इसमें उसको पीसने का काम करता था। अब आप अंदाजा लगाइए। आइए थोड़ा कड़ियों को और जोड़ लेते हैं। मुजम्मिल वही है जिसके घर से करीब 30 क्विंटल विस्फोटक सामग्री
बरामद हुई थी, जब्त हुआ था। और ये उसी यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां हैं जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां, फिर से दोहरा देता हूं, ये वही यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां हैं जिनको आटा चक्की में पीसकर मुजम्मिल बारूद तैयार करने का काम कर रहा था। गौर फरमाएं, देखिए जरा। अब थोड़ा आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं कि ये आतंक की आटा चक्की कैसी थी। ये आतंक के आटा चक्की फैक्ट्री का ही है। नजर डालिए, आइए दिखा देते हैं फटाक से कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जिस डॉक्टर को पकड़ा गया था वो आतंकी डॉक्टर आटा चक्की से विस्फोटक बना रहा था। आटा चक्की से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि वो घर में धमाके का सामान यानी बारूद तैयार कर रहा था और एक तरह से आटा चक्की को बम बनाने की मशीन बना दिया गया था। और यह खुलासा खुद डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में किया है, किसी और ने नहीं किया है। बड़ी बात यह है, एजेंसियों के सामने उसने ड्राइवर शब्बीर का नाम लिया था और उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद के धौज गांव में छापेमारी हुई। तब शब्बीर के घर से आटा चक्की और रिफाइनर मशीन मिली और दावा है कि इसी मशीन में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था। आपको दिखा भी रहे हैं ये पूरी फैक्ट्री एक डमी के तौर पर किस तरह से तैयार किया गया होगा, जिसके जरिए वो यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट को अलग करता और फिर मशीन से रिफाइन करता और उसमें केमिकल मिलाता। और उसने केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी के लैब से चुराया था। इसी केमिकल को अमोनियम नाइट्रेट में मिलाकर विस्फोटक तैयार करता था और यह काम वो धौज गांव में हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में करता था, जहां से पुलिस को 9 नवंबर को 358 किलो विस्फोटक मिला था। यानी रूम नंबर 15, कमरा नंबर 15 को मुजम्मिल ने बारूदी फैक्ट्री बना लिया था या समझ लिया था। अब दावा है कि उसने विस्फोटक बनाना पाकिस्तानी हैंडलर उसे सिखाते थे, क्योंकि आतंकी हैंडलर ही इन्हें बम बनाने के वीडियोस भी भेजते थे, जिसके जरिए ये बम बनाने का काम करता था सीखने के बाद। देखिए, जब हमने आतंक की इस आटा चक्की पर एक्सपर्ट से बातचीत की कि आखिर कैसे मशीनों के जरिए घर में विस्फोटक तैयार किया जा रहा था, तो सुनिए जरा रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। नाइट्रोजन का एक्सप्लोसिव में भी बहुत बड़ा रोल है, वो बेसिक इंग्रेडिएंट है। आपने अमोनियम नाइट्रेट जो है एक बॉम्ब का काम नहीं कर सकता है, उसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाए जाते हैं। और उसके लिए जो आपने कहा कि वो आटा चक्की में उसको प्यूरिफाई कर रहा था या उसको फिर और रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पास यूरिया जो होता है, जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, वो यूरिया को आप जितना रिफाइन करेंगे उसका एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस उतना ही ज्यादा होगा। लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स को भी आपने सुन लिया। कुछ और जानकारी हमारे सामने आई है जिसको हमने आप सभी तक पहुंचाना जरूरी समझा है। नजर डालिए, देखिए आटा चक्की से जिस अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक में तब्दील किया जा रहा था, जब उसे जब्त किया गया तो जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस उसे अपने साथ नौगाम ले गई। ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और वहां देखिए थाने में धमाका होता है और 9 लोगों की जान चली जाती है, जबकि दर्जनों लोग इसमें जख्मी होते हैं। ये तस्वीरें और जरा अब अगली तस्वीर भी आपके सामने हम रख देते हैं। श्रीनगर के उसी नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बलों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी मंसूबों को नाकाम करते हुए ये हथियार बरामद किए और इस कार्रवाई के दौरान 2 M4 सीरीज की असॉल्ट राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया हमारी एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, जो कि उपलब्धि थी। और किस तरह से एक नेटवर्क, एक नेक्सस फैला हुआ था, क्योंकि लगातार देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में छापेमारी और सभी कड़ियां जब जोड़ी जा रही हैं तो आपस में कहीं ना कहीं सब मिलते हुए नजर आते हैं। अब कुछ और डिटेल्स आप सभी तक रखना और पहुंचाना बहुत जरूरी है। किस तरह से जो ये हमने तैयार किया है, ग्राफिक्स दिखाने का मकसद ये, मौलाना ये जो बीच में बैठा हुआ है आप देख पा रहे हैं ये सामने, ठीक। अब यहां पर आतंकी बैठे हुए हैं और जो मीटिंग होती है क्या था इसके बारे में अपडेट। दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड इरफान को यह माना जा रहा है और वो बैठा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आतंकवादियों की मीटिंग होती है मस्जिद के अंदर से, हथियार समेत। कहने को यह मस्जिद, लेकिन यहां बैठे कौन थे? आतंकी और उनके आका, जो कि मीटिंग करते हैं।
और आपको बता दें जम्मू कश्मीर के सोपिया का ये रहने वाला है। इरफान ने हमले के लिए डॉक्टर्स का नेटवर्क तैयार किया था, खड़ा किया था और एनआईए ने पूछताछ की और पूछताछ में आतंकी इरफान ने बहुत बड़ा खुलासा किया। क्या मस्जिद के भीतर आतंकवादियों के मजमे और हथियार पर इसने बोला है। सूत्र बता रहे हैं कि इरफान ने AK-47 का राज उगल दिया। दरअसल 2022 में मुजम्मिल ने मौलाना इरफान की मुलाकात और डॉक्टर आदिल अहमद और फिदाइन हमलावर उमर से कराई थी। कड़ियां जोड़िए, ये तीनों ही अंसार गजावत उल हिंद गुट से प्रभावित थे, इंस्पायर थे और इरफान ने बताया कि ये उससे मिलने मस्जिद आए थे। अब दावा है अक्टूबर 2023 में दोनों मस्जिद अली में मिलने पहुंचे और जब इरफान से मिले तो इनके बैग में AK-47 राइफल मौजूद थी। मस्जिद अली में ही AK-47 का बैरल साफ करके ये चले गए और अगले महीने नवंबर 2023 में आदिल फिर से AK-47 लेकर पहुंचता है और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी वहां पहुंच जाती है। मुलाकात के बाद जाते समय हथियार इरफान के पास छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगले दिन आदिल फिर से आया और AK-47 लेकर गया। कुछ दिन पहले आदिल की अलमारी से हथियार भी बरामद हुआ था। मौलवी इरफान ने कबूला है कि उसने दूसरों को भी हथियार मुहैया करवाए हैं और पता किया जा रहा है कि क्या इरफान को हथियार पाकिस्तानी हैंडलर्स ने भेजे थे। ये पूरी कड़ियां। और अब आपको अगली तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये कड़ियां हमने जोड़ी, पूरी कोशिश की कि समझा दें। देखिए जम्मू कश्मीर ही नहीं, दिल्ली धमाके की जांच में हरियाणा की मस्जिद का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि एजेंसियों ने गुरुग्राम के सोना की इसी मस्जिद से मौलाना और शिक्षक को उठाया है। ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। यही मस्जिद है जहां दो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे कड़ी पूछताछ चल रही है और कड़ियां और नेक्सस जोड़ने का काम जारी है। देखिए जरा इसी मस्जिद में जाकर हमारे संवाददाता ने राजीव रंजन ने पड़ताल की है, तो क्या कुछ पड़ताल की गई है और क्या वहां से जानकारी सामने आई है, आप सभी के सामने रख देते हैं। नजर डालिए। रायपुर गांव है, वहां की शाही मस्जिद से भी एक इमाम तैयद हुसैन और फरहान नाम के एक शख्स को हरियाणा के क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। इनके ऊपर आरोप यह है कि चूंकि उमर जो है जो इस बम धमाके का आरोपी है, वो इसी जो मेरे ठीक पीछे मस्जिद है वहां पर नमाज पढ़ने आता था और इन लोगों से बात वो करता। वो यहाँ से तकरीबन जो है वो 15 किलोमीटर दूर है, तो यही वजह है। और ये जो जगह पड़ती है यहाँ से पिनगवा, जहाँ पर वो विस्फोटक खरीदा गया, वो भी 30 से 35 किलोमीटर दूर है। और अब उमर का जो तालिबानी प्लान है वो क्या है, क्या कहता है, देखिए जरा। उमर से कनेक्शन के शक में जिन दो लोगों को पकड़ा गया है, ये वो मौलाना तैयब हुसैन और फरहान, दोनों बाप बेटे हैं। कड़ियां जोड़िए, उर्दू शिक्षक फरहान और हुसैन नू के धासेड़ा गांव के रहने वाले हैं ये, और दोनों को सोना के रायपुर गांव की मस्जिद से उठाया गया था, हिरासत में लिया गया था, क्योंकि यहीं पर दिल्ली धमाका करने वाला उमर आता जाता था और दावा है कि घर से दूर होने के बावजूद उमर यहां पर नमाज पढ़ता था। एजेंसियां पता कर रही हैं लगातार कि क्या उमर की दोनों से बातचीत हुई थी, मेल मुलाकात हुई थी, क्योंकि आतंकी डॉक्टर उमर लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगातार लगा हुआ था। डॉक्टर उमर आत्मघाती मिशन के लिए हमलावर तैयार करता था और दावे के मुताबिक उमर कट्टरता बढ़ाने वाले वीडियोस भी तैयार करता था, बनाता था। अब उसने चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के कई वीडियोस तैयार किए। यह भी है जो जानकारी आई है, जिसमें वो इस्लाम और अल्लाह के नाम का हवाला देता हुआ नजर आया। तालिबान का उदाहरण देकर भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता था, उकसाने का काम करता था और उसने कहा था कि तालिबान ने महाशक्तियों को उजाड़ा। अगर मुट्ठी भर मुजाहिदीन रूस अमेरिका को हरा सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, जरूरत बस अल्लाह पर ईमान की है। इस्लाम का प्रभाव बताकर वो पेशेवर युवाओं को टारगेट करने का काम करता था और आपको बता दें एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए वीडियो शेयर करता ताकि ये पकड़ा ना जा सके, ये किसी के शक में ना आए। उमर के आपको बता दें साथियों के मोबाइल से उसके भेजे 12 वीडियोस मिले हैं, खुलासे हो रहे हैं, जानकारी आ रही है। पूरे नेटवर्क से जुड़े करीब 200 वीडियोस मिलने का दावा किया जा रहा है और हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर के वीडियोस भी मिले हैं। तो किस तरह से कड़ियां जोड़ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है, आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। अब देखिए उमर के आतंकी मंसूबों का पता मस्जिद के मौलाना को था या नहीं, यह तो जांच में पता चलेगा, लेकिन हिरासत में लिए दोनों शख्स के परिजन उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। हालांकि हर जो परिवार है, माता पिता यही कहता है। सुनिए जरा, देखिए जरा।
उनको पकड़ा गया, जब पता चला दिल्ली में ऐसे कुछ कहानी हो गई है जी, तो वो लेके गए जी उनको। अब पहले वो हाफ साहब भी लेके गए थे, तकरीबन 8-1 बजे के बाद में फिर वो दोबारा आए, DVRF वाले के गए हैं, और उनके लड़का फरहान और वो एक उस्ताद राशिद साहब उनको लेके गए। सर देखो, मस्जिद ऑन रोड होती है, मस्जिद में हजारों लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद देखो, कहीं भी जाकर कोई नमाज पढ़ता है तो मस्जिद में कोई रोकता नहीं नमाज पढ़ने वाले को। सबसे पहले तो जो ये वाकया हुआ है लाल किले पर, उसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा ये जो उसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर मस्जिद में डॉक्टर उमर नमाज करी, उसमें CCTV कैमरा लगे, उसको ले गई पुलिस, देखते हैं। फिर मस्जिद में ले नमाज पढ़ सकता, कोई और पढ़ सकता, उसको मना थोड़ा किया गया किसी। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से या सरकार से? प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। तो कड़ियों को जोड़िए और ये समझिए कि दिल्ली ब्लास्ट के लिए किस तरह से मस्जिद का इस्तेमाल किया गया, शिक्षा के मंदिर का इस्तेमाल किया गया, यानी यूनिवर्सिटी का, और किस किस आटा चक्की का। आप सोचिए जरा, आतंक का ये राह, आतंक का ये अड्डा। आइए कुछ डिटेल्स आपको पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मदरसों पर भी जांच की तलवार लटकी हुई है। ये देख रहे हैं ना आप, उत्तर प्रदेश में ATS काफी एक्टिव है और मदरसा चलाने वालों में हड़कंप मच गया है इसको लेकर। जांच अब तो गोरखपुर के मदरसों तक जा पहुंची है, लेकिन यहां पर ताला लटका हुआ है, यही दिखा रहे हैं आपको। देखिए जरा, ताला जड़ा हुआ है, मदरसे पर ताला लटका मिला, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। लेकिन एजेंसी पूरी तरह से एक्टिव मोड में, सक्रिय मोड में, पुलिस हो या फिर देश की जितनी भी एजेंसियां, सबकी निगाहें हैं इस पर। कोई भी टेरर लिंक, कोई भी कनेक्शन कहीं से भी आता है, नेस्तनाबूद करना है। अब जरा समझिए कि यूपी टू हरियाणा रडार पर कैसे मदरसा, समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक मदरसों में जांच चल रही है तेजी के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आतंकी नेटवर्क होने का शक है। यहां से हिरासत में भी तो लिए गए, जिसके बाद ATS कई जिलों से डिटेल्स मांग रही है, खंगाल रही है। गोरखपुर में भी ATS ने मदरसों की जानकारी मांगी है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री की सिटी है गोरखपुर, और सीमावर्ती जिला भी है। नेपाल बॉर्डर गोरखपुर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और बॉर्डर एरिया में कुछ मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं, पनप रहे हैं। कई अवैध मदरसों पर योगी का बुलडोजर भी चल चुका है, यानी हंटर चला है। लेकिन अब आतंक की साजिश के शक में पड़ताल चल रही है। हालांकि मदरसों की पूरी जानकारी ATS को भेजी जा रही है, और ऐसा ही एक्शन हरियाणा में भी चल रहा है, जहां चेकिंग अभियान लगातार जारी है। और सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं मेवात की अगर हम बात करें, तो मेवात में पुलिस ने सर्चिंग की है, और SP ने खुद पुलिस अधिकारियों को पड़ताल के लिए कहा है, और मस्जिद मदरसों में जाकर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। बाहर से आने और ठहरने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। और यह भी बता दें, स्क्रैप कार और 2 व्हीलर्स खरीदने बेचने वाले भी रडार पर हैं। ये सुनते रहिएगा, क्योंकि दिल्ली धमाके वाली कार कई बार खरीदी और बेची जा चुकी थी। और अब आपको मदरसों की जांच की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। जरा सुनवा देते हैं आप सभी को कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ तर्क दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको खुली छूट दी है कि वो किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई संस्थाएं और कई स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं, जहां से सवाल जवाब किया जा रहा है। जिस तरह से मदरसों की जांच के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लगातार मदरसों का मुद्दा उठा के नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, बंटवारे की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो पीडीए जानता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत की राजनीति को जवाब दिया था। 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए मिलकर भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत की राजनीति को जवाब देने का काम करे। अब आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब जरा समझिएगा कि मदरसों और मस्जिदों की जांच हरियाणा में भी हो ही रही है। ये नूह की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। खासकर मेवात में और नूह में पुलिस एक्शन मोड में है। अब तस्वीर आप देखिए कि मस्जिद में जाकर पूछताछ की जा रही है। गौर करिए इन तस्वीरों पर, मस्जिद हो या मदरसे, तलाशी अभियान जोरों पर है और खुद पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वहां पर पहुंच रहे हैं और मदरसा संचालकों से या फिर मौलवी से पूछताछ चल रही है, हर एक एंगल से, हर एक सिलसिले में। कौन आया, कौन ठहरा, कौन बाहर से आया, और कोई भी अगर एंगल निकलता है तो उस पर एक्शन होगा।
यूपी टू हरियाणा मदरसों की पड़ताल से मौलाना भड़क चुके हैं, तो उधर संत समाज कड़े एक्शन की डिमांड कर रहा है दोनों तरफ से। की जांच तो बहुत ही आवश्यक है और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा वॉच वाले लगने चाहिए, जिससे पता चल जाए कि ये मौलाना बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। मदरसों में आतंकवादी छुपते हैं, मदरसों में हथियार छुपाए जाते हैं, मदरसों में पत्थर छुपाए जाते हैं और मदरसों में ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है कि उनको कट्टरवाद सिखाया जाता है। तो मदरसों की तो जांच होना बहुत ही आवश्यक है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष के मदरसों की जांच होनी चाहिए। बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो मदरसे को आतंकवाद से जोड़ते हैं या जो है मदरसे की जांच की बात करते हैं। भाई मदरसा ही क्यों, तमाम ही लोगों की जांच होनी चाहिए। जो भी संदिग्ध पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और मजहब इस्लाम आतंकवाद का सख्त मुखालिफ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी शिक्षा किसके लिए हो रही है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। आपको विख्यात बनने के लिए धर्म सिखाया जा रहा है कि कुख्यात बनाने के लिए आतंकवाद सिखाया जा रहा है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे मासूम रहते हैं, लेकिन शिक्षक कैसे हैं और सेवाएं कैसी चल रही हैं, तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत प्रशंसा की बात है। मदरसों में क्या पढ़ाई हो रही है, पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, पढ़ने वाले कौन लोग हैं, एजुकेशन क्या होती है, ये सारी चीजें सरकार के पास होनी चाहिए। तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, करें, लेकिन सिर्फ मदरसों को टीवी पर दिखाना कि मदरसों की जांच हो रही है, ये अन्याय है। अमूमन देखा जाता है मदरसों में जांच के दौरान कि फंडिंग का जो नेटवर्क है वो बाहर से होता है। इस प्रकार की जांच में किसी भी मौलवी, मौलाना या किसी को भी हमको लगता है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जांच में सहयोग देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की भविष्य में अराजकता या अनेक प्रकार की जो असुविधाएं, परेशानियां होते हैं उनसे बचा जा सके। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला बदले, पुनर्विचार करे अपने फैसले पर और एटीएस से कोई जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, हम जांच का स्वागत करेंगे अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जांच कराई जाती है। एजुकेशन और क्राइम ये समंदर के दो अलग किनारे हैं जो एक साथ में नहीं जुड़ सकते। देखिए, सब पे अपने अपने तर्क हैं, लेकिन यहां में समझना होगा जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि जांच नहीं होगा तो तफ्तीश कैसे होगी, और अगर कुछ भी अगर कड़ियां जोड़नी है तो वो जुड़ेंगी कैसे। अब जरा समझिए, जांच पड़ताल का मकसद किसी को परेशान या फिर टारगेट करना नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम करना जरूर है, ध्वस्त करना ही चाहिए। क्योंकि गुजरात से गिरफ्तार ये आतंकी, आपको याद है जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नजर डालिए जरा ये तस्वीर, जिन्होंने हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची थी। और अब अगली तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसको आपको हम दिखा रहे हैं, नजर डालिए, जो डॉक्टर मोयुद्दीन अहमद नाम के आतंकी की बताई जा रही है और जिसमें वो अहमदाबाद के एक होटल के बाहर नजर आता है, दिखाई देता है। जांच में सामने आया कि सीसीटीवी में वो सफेद कपड़ों में कार के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी साजिश आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे। अब सीधा आपको समझाते हैं। आईएसआई के जिन 3 आतंकवादियों को गुजरात एटीएस ने पकड़ा है, वो भारत में कई जगह बड़े हमले करने की फिराक में थे, प्लानिंग में थे। दावा है कि मुख्य आतंकी डॉक्टर मोयुद्दीन बड़ी तैयारी में था और वो राइसिन नाम के जहर से केमिकल अटैक करना चाहता था। जी हां, खतरनाक जहर है। आईएसआईएस के इन आतंकवादियों के टारगेट पर भारत के धार्मिक स्थल थे, पर्यटक स्थल थे। दावा है कि आतंकी मोयुद्दीन अहमद हरिद्वार भी गया था, उत्तराखंड के हरिद्वार में आतंकी ने कई मंदिरों में रेकी कर ली थी और इससे पहले भी वो कई शहरों में जाकर रेकी कर चुका था। 7 नवंबर को उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें मोयुद्दीन अहमदाबाद के होटल के बाहर देखा गया, नजर आया। दावा है यहां पर कि अहमदाबाद में हथियार लेने ये पहुंचा था आतंकी और वो अपने मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले ही दबोच लिया गया। उसके साथ एटीएस ने 2 आतंकवादियों को बनासकांठा से पकड़ा था और जिसमें से एक आतंकी ने दूसरे को पार्सल भेजा था। अब क्या इसमें विस्फोटक या फिर संदिग्ध सामग्री थी, इसकी जांच जारी है, क्योंकि एक आतंकी के घर से आईएसआईएस का झंडा और डिजिटल सबूत बरामद हुए थे। आतंकवादियों से मिले सबूतों के आधार पर एटीएस जांच करने में जुट चुकी है। अब लगातार हमारा मकसद है कि आप सभी को अपडेट कर देना। अब आगे बढ़ लेते हैं, आप सभी को आगे लिए चलते हैं, क्योंकि बिहार, अब वहां पर बात, यह आतंकी नेटवर्क की बात हो गई जो कि पूरी तफ्तीश जारी है और आपको अपडेट भी कर रहे हैं। बिहार की बात कर रहे हैं।
बिहार के बाद कई राज्यों में एसआईआर हो रहे हैं और इसके बाद घुसपैठियों में भगदड़ मच चुकी है। आइए कुछ आपको दे देते हैं एसआईआर को लेकर क्या घमासान चल रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार के बाद देश के कई राज्यों में वोटर रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसको लेकर हलचल भी है। ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो आप अभी देख पा रहे हैं। ये देखिए जरा, यहां पर हलचल है। लेकिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर से ये हैरान कर देने वाली तस्वीर आई एसआईआर के बाद घुसपैठिए बांग्लादेश भागने की फिराक में। अगर आप गड़बड़ी नहीं करते हैं या गड़बड़ नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं? अब यहीं पर सवाल है, समझ लीजिए, इसी में जवाब है। एसआईआर का ऐसा खौफ है कि जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहते हैं ये लोग। बंगाल में एसआईआर को लेकर भगदड़ मच चुकी है और बांग्लादेश भागने का काम कर रहे हैं लगातार ये घुसपैठिए। घुसपैठिए वही कि जो आपके घर में घुस आए हो जबरदस्ती। एसआईआर को लेकर इधर पहले राहुल ने बिहार में प्रदर्शन किया था, अब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी, ममता बनर्जी इसको लेकर सड़कों पर हैं। यह भी तस्वीर देख लीजिए, नजर डालिए। ये देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे कहां की? असम की, जहां सबसे ज्यादा हलचल है, क्योंकि अब असम की जो तस्वीरें हैं क्या कहती हैं। असम में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने का काम कर रही है। तो बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आज असम में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसी की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एसआईआर के खौफ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बांग्लादेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार और बच्चों के साथ ये घुसपैठिए भागने की ताक में थे। इनमें से कई के पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन सालों से भारत में रह रहे थे। कोई यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह था यहाँ पर? नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह तो बना नहीं पाए, क्योंकि बनाने की कोशिश भी नहीं किया था। इसलिए कोशिश नहीं किया था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने के जाएंगे तो फिर आगे किसी का डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। लेकिन एसआईआर के बाद बिहार चुनाव में विपक्ष की करारी शिकस्त के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरल में घमासान मचा है। सियासी दल को एसआईआर में हार की आशंका दिख रही है और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा। तो एसआईआर को लेकर हलचल है और घुसपैठियों में भगदड़ है। जरा आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से हलचल और भगदड़ है और क्या कहती है तस्वीरें। आइए जरा ले और थोड़ा अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा इधर घूमिए और दिखाइए। एसआईआर के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर हड़कंप चल रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तो हमने वैसे डमी के तौर पर आपको दिखाया कि ये भगदड़, लेकिन हमारी भी तैयारी पूरी तरह से, सुरक्षा जो बल हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। अब आपको ये बता दें कि जो बॉर्डर है, हमारे पोस्ट पर अवैध घुसपैठियों की भीड़ ना हो उसको रोकने की पूरी तैयारी चल रही है। उधर नॉर्थ 24 परगना की बात कर लें, ये बॉर्डर है वो खुला हुआ है, लेकिन यहां पर कुछ डिटेल्स मिल रही हैं कि 500 जो अवैध बांग्लादेश के नागरिक हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी मुस्तैदी की वजह से वो रोक दिए गए। और वो हालांकि बांग्लादेश जल्द से जल्द अब लौटना चाहते हैं। पहले भारत आना चाह रहे थे और अब सख्ती के बाद बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। ये तो स्थिति है, लेकिन इनके पास दस्तावेज नहीं था, इलीगल थे, और इसलिए हम कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं और इनको एसआईआर का इतना खौफ, इतना भगदड़ है कि ये लोग घबराए हुए हैं। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने दस्तावेज तैयार कर रखे हैं, लेकिन ये आपको बता दें, कहते हैं इनके मुताबिक जो दावा कर रहे हैं जसोर जिले के ये मूल निवासी हैं, अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा सामने। हालांकि छोटे छोटे व्यवसाय या घरेलू काम करते हैं अधिकांश इनमें से जो बांग्लादेश वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको जो बता दें कि जो लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर पार करने की कोशिश कर रहे थे या फिराक में थे, उनके जरिए सुनिए कि वो कैसा खौफ है और क्या महसूस कर रहे हैं। नजर डालिए।
आप यहाँ पर कितने साल पहले बांग्लादेश से आए थे? करीब 20 साल पहले। अच्छा, यहाँ पर कहाँ रहते थे? हुगली के डानकुनी में। अच्छा, सह परिवार थे? हाँ, परिवार में सब है उसमें। हाँ, तो क्या कामकाज होता था यहाँ पर? आप क्या काम? कुछ तो मैं नहीं करता था, पापा करते थे काम, क्योंकि मेरा आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे हम, इनलीगल तरीके से आए थे। बट फिर आने के बाद जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए 20 साल रह गए थे इधर। क्या नाम है आपका? मेहदी हसन अहमद। 10 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आई थी। लॉकडाउन के वक्त यहाँ से जाना मुश्किल हो गया। इसी के बाद मेरे पति की मौत हो गई। मेरा जन्म बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश कौन बड़े? मैं यहाँ कामकाज के सिलसिले में आया था। बांग्लादेश में घर बनाने के लिए पैसे जुटा रहा था। रोजी रोटी के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ का हमारा कोई वोटर आईडी नहीं है। मेरे सारे दस्तावेज बांग्लादेश के हैं। विदेश का छिले थकते दीवाना बांग्लादेश लोग के। अब कुछ और तस्वीर दिखाएंगे कोलकाता से। जी हां, कोलकाता में कई जगहों पर एसआईआर का काम तेजी के साथ चल रहा है। कुछ तस्वीरें देखिए जरा, हलचल किस तरह से है। अब बीएलओ घर घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप पश्चिम बंगाल कोलकाता से आई हैं, उनको दिखा रहे हैं आपको। बंगाल में कहां बढ़ गए वोटर्स, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन केंद्र सरकार भी लेकर और इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से चुस्त है, दुरुस्त है। और अब एसआईआर के खिलाफ याचिका पर नोटिस मिला है। क्या है इसमें, क्या कहता है नोटिस, नजर डालिए। देखिए, एसआईआर के खिलाफ कई राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन केरल सरकार ने फिलहाल प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। अब इसके लिए स्थानीय चुनाव का हवाला दिया गया है। केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। और इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होनी है, उसमें भी ज्यादा वक्त है नहीं। 26 नवंबर को बिहार एसआईआर पर लंबित याचिकाओं की भी सुनवाई होगी, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर चुनौती दायर की गई है। चुनाव आयोग के एसआईआर फैसले के वैधता को, वैलिडिटी को भी चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद हैं, तो कांग्रेस के सांसद ने भी एसआईआर प्रक्रिया को चैलेंज किया है, चुनौती दी है। तनुज पुनिया की याचिका पर भी कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। तो किस किस ने नोटिस याचिका लगाई या फिर क्या है नोटिस में, ये सब कुछ आपको हमने डिटेल्स सुनवा दी, रख दी। एसआईआर, आखिर एसआईआर को लेकर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। हमने लोगों से इसको लेकर सवाल जवाब किए हैं, क्या कहना है आम लोगों का, सुनिए जरा इसको लेकर। विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये तो हर 5 साल में होता ही है, ये इसमें विरोध करना तो गलत है। इस समय बहुत ज्यादा घुसपैठिए देश में आ चुके हैं और 12 राज्यों में इसको लागू कर दिया गया है और हर वर्ष स्पेशल समरी रिवीजन होता ही है मतदाता में सूची में। अब ये केवल इसलिए हो रहा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक हूं। देखिए, अब विपक्ष कहने हैं, उनका कहना है वो उनके साथ है, क्योंकि सबका सोचना अलग है। लेकिन अगर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ यूथ, तो उसके लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ही क्लियर नहीं होगा सिटीजनशिप और वोट की राइट ही क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर कैसे बढ़ेंगे। इसको अच्छा से ट्रीटमेंट होना चाहिए, कौन इधर का है कौन बाहर का है, इसका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ, जेन्युइन वोटर को रखना चाहिए, जो अनलीगल वोटर है तो उसको तो खत्म करना चाहिए। क्योंकि होना क्या चाहिए, क्या हो रहा है वही तो हो रहा है जो पहले होता था। अगर मैं किसी चीज को रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, रीचेक कर रहा हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? आप डॉक्यूमेंट से दिखाइए ना। हम कह रहे हैं आप थे मतदाता है, हम मान रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अगर है तो हम आपको रख रहे हैं, अगर आप नहीं है तो ऑब्वियसली आपको भाग जाना पड़ेगा देश से। अगर जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, जो इलीगल है वो लोग चले जा रहे हैं, मतलब ये आए कैसे, क्वेश्चन नहीं है बस। जिसके पास आईडी प्रूफ बिल्कुल सही तरीके से होगा वो इंडियन होगा, जो बाहर का होगा तो बाहर से बाहर ही जाएगा। अगर टीएमसी का या कोई और पार्टी करता है तो उसको अपोजिट बोलेगा ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना ही चाहिए, ठीक है, एसआईआर होना ही चाहिए। विपक्ष तो बोलेंगे क्योंकि उनकी फर्जी वोटिंग वहीं से होती है। जितने भी आप देख सकते हो आप इसमें बंगाल में जो बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं, तो उसी हिसाब से ये बहुत जरूरी है देश के लिए। ये जब भी लागू होना चाहिए हर राज्य के। दिक्कत तो हो ही रहा है, एसआईआर तो बीजेपी का एक चाल है वोट चोरी करने का। ये लोकतंत्र सुधार का पहला कदम है, ये बहुत जरूरी है। और अब देखिए, ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के विरोध में है, सड़कों पर भी है। ममता ने इसको लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है, ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन
हम ये जानना चाहेंगे, आप सभी ये जानना चाहेंगे कि ममता ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या है। आइए कुछ आपको हम जानकारी पहुंचा देते हो। ममता बनर्जी कह रही हैं, हम नजर डालिए। ममता बनर्जी कह रही हैं, ममता ने बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अब क्या लिखा है इसके अंदर? यह है कि जो प्रक्रिया चल रही है जिसमें अराजकता और खतरा पैदा हो रहा है, मैं आपको लिखने के लिए मजबूर हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। यह ममता बनर्जी कह रही हैं। जिस तरह से यह काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है वो ना सिर्फ बिना प्लान के और अस्त व्यस्त है बल्कि खतरनाक भी है। ममता बनर्जी के मुताबिक कहती हैं, बेसिक तैयारी, सही प्लानिंग या साफ कम्युनिकेशन की कमी ने पहले दिन से ही इस प्रोसेस को कमजोर कर दिया है। वोटर से उनके रोजगार के कामों के बीच मिलना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से यह काम स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है। जबरदस्ती के तरीके बंद करें, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दें। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनको जवाब दिया है। जवाबी पलटवार में अमित शाह ने बिना ममता का नाम लिए बगैर हमला बोल दिया है। कहते हैं, भारत में घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा लेकर निकले हैं और चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में जो शुद्धिकरण का काम चल रहा है इसके खिलाफ है। तो एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह, दोनों ने क्या कुछ कहा, कैसे जवाब दिया और क्या पलटवार हुआ, यह सब कुछ आपको हमने दिखा दिया। तो एक तरफ बिहार के नतीजों से विपक्ष एसआईआर के खिलाफ हमलावर है तो वहीं बीजेपी का अपना अगला मिशन बंगाल है। अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी, दोनों को सुनवाएंगे। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। अब जरा समझिए, ये जो घमासान हो रहा है, रार तकरार हो रही है, बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके में कैसे बढ़ गए हैं वोटर्स, ये जानना जरूरी है। आप भी जानना चाहेंगे, आइए कर देते हैं अपडेट। देखिए जरा, आपको यह बता देते हैं कि पश्चिम में घुसपैठियों पर इतना जोर क्यों है, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं। बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर्स के बढ़ने का सच क्या है। नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी हो, नॉर्थ 24 परगना हो या दक्षिण 24 परगना हो, बंगाल के सीमाई मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर्स बढ़े हैं। देश की तुलना में इन इलाकों में मतदाता दोगुना हो चुके हैं और चुनाव आयोग के आंकड़ों में हैरान करने वाला खुलासा भी हुआ है। क्या है? नॉर्थ दिनाजपुर में 2002 से 25 के बीच 105% वोटर्स बढ़ चुके हैं। 105% वोटर्स 2002 से 25 के बीच, मतलब नॉर्थ दिनाजपुर में वोटर दोगुने हो गए। मालदा में मतदाताओं की संख्या 95% बढ़ोतरी हुई। जलपाईगुड़ी में 82% तक मतदाता बढ़ चुके हैं और नॉर्थ 24 परगना में 83% तक वोटर्स बढ़ गए हैं। दक्षिणी 24 परगना में 72% ज्यादा वोटर्स हो चुके हैं। यह सब 2002 से 2025 के बीच के आंकड़े हैं, यानी कि 23 सालों के, और 23 सालों में 105%। हालांकि राजधानी कोलकाता में सिर्फ 4% वोटर्स ही बढ़े हैं। तो 2002 से 25 मतलब 23 साल, और 23 सालों में सिर्फ 4% ही वोटर बढ़े, जबकि नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा में आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, 100% से भी ज्यादा। जलपाईगुड़ी, नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना भी बहुत आगे हैं। बंगाल में 2002 से 2025 के बीच कुल 67.28% वोटर्स बढ़े, जबकि पूरे देश में इसी 23 सालों में कितना 49% वोटर्स बढ़े अधिकतम। मतलब बंगाल में बढ़ोतरी की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है, और इसी को लेकर बीजेपी घुसपैठ के आरोप लगाया करते हैं। तो घुसपैठ आखिर हो कैसे रहा है, घुसपैठिए देश कैसे आ जा रहे हैं। बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व एडीजी संजीव कृष्ण सूद इस पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। इलीगल माइग्रेंट्स आकर रहते हैं, अपने पेपर्स बनाते हैं, और उसके बाद जब पेपर्स बन जाते हैं तो वो फेंस गेट से
क्रॉस कर जाते हैं। भारत के जो बीएसएफ के जवान हैं उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है जिससे कि वो इन पेपर्स की जेन्युइननेस को असेस कर सके। एसआईआर की बात हमने कर ली, घुसपैठियों की बात कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज भारत के लिए एक दुखद खबर, क्योंकि तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ। आइए कुछ तस्वीरें और की जो जानकारी है वो आप सभी को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर रही तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ। दुबई एयर शो चल रहा था और वहां पर हमारा जो ये फाइटर जेट है वो क्रैश होता है, जोरदार धमाका होता है और पायलट का निधन होता है। ये एयर शो की तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। तो हवा में तेजस का करतब आप भी देख रहे हैं। आप एयर शो चल रहा था शानदार तरीके से, दुबई की ये तस्वीरें हैं। और एयर शो में आपको बता दें, जब से एयर शो आयोजित हुआ था ये एडिशन, तेजस ने अपनी गजब की छाप छोड़ी थी दुनिया में। और अब ये हादसे का शिकार कैसे हुआ जरा आप देखिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, विचलित कर देने वाली तस्वीरें। अब आप देखिए दुबई के एयर शो की ये तस्वीर, जहां तेजस विमान हवा में गोते लगाकर करतब दिखा रहा था, लेकिन अचानक नीचे आता है। इसी बीच Just crash show, live crash show. Hey, flight crash, aircraft crash. Just crash show, live crash show. और दुखद बात यह रही कि इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर नमांश सियाल की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, निधन हुआ उनका। उनकी तस्वीर सामने आई है, ये हैं सियाल साहब। इनको हमारा सैल्यूट है और पूरा देश इनको याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दुखद खबर ये, जिसने भी देखी सबकी आंखें नम है, हाथ नम है। अब चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, ये जानना जरूरी है। दुबई में पिछले 5 दिनों से ये एयर शो चल रहा था और आज इस एयर शो का आखिरी दिन था, जिसमें तेजस फाइटर विमान ने शिरकत किया। लेकिन इसी बीच विमान हादसे का शिकार बन बैठा। इस हादसे में एयरफोर्स पायलट की जान चली गई है, जिनकी जानकारी अभी आप सभी तक हम पहुंचा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। दावा है कि नेगेटिव जी फोर्स टर्न से यह हादसा हुआ। दरअसल जब विमान हवा में गोता लगाता है तो पायलट के शरीर पर इसका असर पड़ता है और उसे लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है। इसमें सिर की ओर खून तेजी के साथ बढ़ने लगता है। चक्कर आने की वजह से कंट्रोल यानी संतुलन बिगड़ सकता है और इसे ही नेगेटिव जी फोर्स टर्न कहा जाता है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलट इससे उबर नहीं पाए और जिसकी वजह से विमान सीधे नीचे की तरफ चला गया और तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार बन गया। एयरफोर्स ने इस हादसे की जांच के आदेश जारी किए हैं। देश में आपको बता दें, ऐसे में जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट आने के बाद हादसे की असल वजह पता चल जाएगी और अभी तक केवल कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस हादसे के बाद डिफेंस एक्सपर्ट ने क्या कहा है, प्रफुल्ल बख्शी साहब, उनको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। सबसे बड़ा लॉस है कि हमने एक अनमोल पायलट को खो दिया है। जो बहादुर पायलट हमारा था, हमारे साथ नहीं रहा। ये जो प्रोफेशन है फाइटर फ्लाइंग का, ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता है। किसी को करना होता है। हमारे बहादुर लड़के और लड़कियां, मेन एंड वुमेन इसको कर रहे हैं, तो हमारे को गर्व है उनके ऊपर। और ये जो बहुत दुखद घटना हुई है, पर इसकी इंक्वायरी होगी। इसकी इंक्वायरी का जब नतीजा निकलेगा तो उस पर अमल किया जाएगा और सारे कदम उठाए जाएंगे। चलिए, पायलट को श्रद्धांजलि है हम सभी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, एनडीटीवी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अब बात बिहार की, क्योंकि नीतीश नहीं सम्राट हो गए गृह मंत्री। क्या है विशेष खबर, आइए कर देते हैं अपडेट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके मायने बहुत बड़े हैं, संकेत बहुत बड़े हैं, संदेश बहुत बड़े हैं। देखिए, बिहार में शपथ के बाद विभागों का बंटवारा हो चुका है और 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। यह बड़ी बात है। कल ही नीतीश कुमार ने शपथ लिया मुख्यमंत्री के तौर पर और उनके डेप्यूटी सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी। आज विभागों का बंटवारा हुआ है। अब आपको नीतीश कैबिनेट के विभागों के बंटवारे
ने जो हुआ है सब कुछ वो चौंकाता है। 20 साल में पहली बार नीतीश के पास गृह मंत्रालय नहीं है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री होंगे और सम्राट के हाथों में बिहार के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी होगी। लगातार दूसरी बार सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम बने हैं और अब तक नीतीश कुमार अपने पास गृह मंत्रालय भी रखते थे। और आपको थोड़ा बता भी दें, जब भारतीय जनता पार्टी के पास रहे तब भी और जब आरजेडी के साथ रहे तब भी रार तकरार होती रही, इसके लिए जंग चलती रही, लेकिन नीतीश कुमार पीछे हटे नहीं, हमेशा गृह मंत्रालय इनके पास। बीजेपी जेडीयू में मंत्रालयों को लेकर कई राउंड की चर्चा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मंत्रालय में बदलाव की मांग की थी। दावा किया गया है कि शुरू में नीतीश इसको लेकर तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने बीजेपी की एक बड़ी मांग मान ली है। वित्त और ऊर्जा मंत्रालय जेडीयू के पास, गृह के साथ कृषि भी बीजेपी के पास। बीजेपी के रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां बदमाशों का इलाज हो गया है। क्या है ये पूरी खबर और क्या कहती हैं तस्वीरें, आइए जरा दिखा देते हैं, देखिए मजा आएगा। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले भोपाल के एक कैफे में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया था, जमकर तोड़फोड़ की थी, गुंडागर्दी की थी। पहले तस्वीर थोड़ी देर देख लीजिए, 5 सेकंड देखिए। अब ये तस्वीर देख ली आपने, हमने क्यों कहा था कि मजा आएगा। अब रुकिए, थोड़ा इंतजार करिए, देखिए एक साथ 20 बदमाशों ने लोगों पर हमला बोला। ये तस्वीर देखी। अब 2 दिनों के बाद अब आइए थोड़ा आगे लिए चलते हैं, दिखा देते हैं, थोड़ा 5 सेकंड मौज लीजिए, देखिए सर, ये सजा है, इसमें संदेश है, इसलिए हमने ये कहा। ठीक, हमने बोला मजे लीजिए। अब देखिए जरा, 2 दिन के बाद पुलिस ने बदमाशों का इलाज कर दिया और इन सभी आरोपियों की परेड निकाल दी और सब अब क्या कह रहे हैं, सॉरी सर गलती हो गई, दोबारा जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, माफ कर दो, कान पकड़कर लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। यानी कि पुलिस ने ठीक से इलाज कर दिया, इसीलिए हमने कहा मौज लीजिए। चलिए देखिए रिपोर्ट। तारीख थी 18 नवंबर 2025। अचानक से भोपाल के एक कैफे में 20 से 25 नकाबपोश बदमाश घुसे और लोगों पर हमला बोल दिया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कैफे में जो लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ पहुंचे थे, वो जैसे तैसे जान बचाकर भागते दिखे। लेकिन 2 दिन के बाद एमपी पुलिस ने बदमाशों का पूरा इलाज कर दिया। नकाबपोश बदमाशों को लोगों के सामने बेनकाब कर दिया और सरेआम सड़क पर इन गुंडों की परेड निकाली गई। बताया जा रहा है कि छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए बदमाशों ने कैफे पर अटैक किया था, लेकिन अब सब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। पहले वो मौज ले रहे थे गुंडे, अब पुलिस वाले मौज ले रहे हैं और पब्लिक कह रही है बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए ये मैसेज पहुंचाना और तस्वीर दिखाना आप सभी तक जरूरी था। हमने इसलिए जानबूझ के शब्द यूज किया, मौज लीजिए। ऐसा ही होता है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को ना तोड़ें, कानून को हाथ में ना लें और हिसाब से रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर की खबर, पॉल्यूशन का नहीं मिल रहा है सोल्यूशन। दिल्ली आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में देखिए शीतलहरी का प्रकोप है। माउंट आबू में जमने लगी है बर्फ, ये जानकारी मिल रही है और ठिठुरने लगा है पूरा उत्तर भारत। और ये तस्वीरें देखिए, धुंधली, विजिबिलिटी कम, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा। ये दिल्ली की तस्वीर है जहां हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रहा है। एक्यूआई काफी बढ़ चुका है, 500 के पार है कहीं कहीं। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब लोगों की सांसें फुलाने लगा है। सांस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दिल्ली प्रदूषण के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन गई है, जबकि भारत के 3 शहर दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब लोगों की जान पर भारी पड़ना शुरू हो चुका है। और अब देखिए दुनिया के वो 10 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, जानना चाहेंगे आप? देखिए दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहर नजर डालिए। दिल्ली से शुरू कर लीजिए। उधर भारत का एक्यूआई लेवल कितना है अभी? 506। दिल्ली, राजधानी दिल्ली है देश की। उधर ताशकंद उज्बेकिस्तान, कितना है एक्यूआई? 251।
वहां पर। लाहौर पाकिस्तान AQI कितना है? 215। ढाका बांग्लादेश कितना है AQI? 211। कोलकाता अपने भारत में AQI कितना है? 211। दुबई UAE में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 186। कराची पाकिस्तान का शहर, वहां पर AQI 183 है। सराजेवो बोस्निया AQI 170 है। मुंबई भारत AQI कितना है? वहां भी ठीक है 160। काहिरा मिस्र की बात करें, इजिप्ट AQI 158 है। यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का AQI जो है वो 500 के पार हो चुका है। यानी कि दुनिया के सबसे पॉल्यूशन वाले शहर में दिल्ली नंबर 1। अब आगे क्या है? अब आगे प्रदूषण में दिल्ली बन गई है गैस चैम्बर। कैसे? नजर डालिए। देखिए, ये जानना और बताना जरूरी है। आप तो महसूस कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में जो लोग भी रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में है। कई निगरानी केंद्रों पर AQI 500 से भी ज्यादा ऊपर क्रॉस हो चुका है, दर्ज हो चुका है। ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रदूषण की हालत और बिगड़ सकती है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्कूलों में खेल कूद भी रोक दिया गया, पाबंदी है। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण में खेल कूद खतरे से भरे हो सकते हैं। इसलिए BCCI ने भी अंडर 23 वनडे टूर्नामेंट को मुंबई शिफ्ट कर दिया है। वहां तो AQI ठीक है, जो आपको डिटेल्स हमने दी। प्रदूषण की वजह से हवा में PM 2.5 के बारीक कण बढ़ रहे हैं। इससे हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोग परेशान है, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं और बुजुर्ग, उनको समस्या हो रही है। कुछ यहां से आपको बता दें, कुछ जानकारी आ रही है। डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर मयंक सक्सेना है, एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो फोर्टिस नोएडा में, क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं। घर से जब निकल रहे हैं तो हमें देखना होगा जिस जगह हम जा रहे हैं वहां पे हॉटस्पॉट तो नहीं पॉल्यूशन का। AQI कितना है? AQI जो कि अगर 200-300 से ज्यादा है तो मतलब वो एरिया में पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है कि हम एक N95 मास्क का उपयोग करें। N95 मास्क जो कि आप प्रॉपरली लगाएं, जो कि इस तरह से दिखता है, और अपने आप प्रॉपरली इसको कवर करें। जैसे हम कोविड के टाइम में लगाते थे, इसको ऐसे करके लगा के और टाइट करके अपना इसको आप लगा के अपने आप को पोल्यूशन से बाहर की हवा में सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, और इसी खबर के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत। आप सभी दर्शकों का बहुत आभार और नमस्कार।